Hello students, welcome to this session of binomial theorem. Myself Anurag Bhaiya from Vidya Mandir classes. आज binomial theorem स्टार्ट करते हैं. Okay, so what is binomial theorem? Let's say consider the expansion of a plus b whole to the power n, where over here a and b are two complex numbers. A and b belongs to some complex numbers and n is a natural number. N is a natural number. The expansion of a plus b to the power n is given by nc0 a raised to the power n b raised to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 b raised to the power 1 nc2 a raised to the power n minus 2 b square ncn minus 1 a raised to the power 1 b to the power n minus 1 ncn a raised to the power 0 b raised to the power n. This expansion of a plus b to the power n जो हमने राइट साइड पे एक्सपैंड किया है, इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम. ए प्लस बी की पावर एन की एक्सपेंशन को इस पर्टिकुलर मैनर में इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम. ए प्लस बी इज बाइनोमियल टू द पावर एन. तो एक ए प्लस बी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, और उसकी अगर nth पावर रेज करो, मतलब वो नेचुरल पावर से रेज करो, क्या पता 3 से, क्या पता 4 से, क्या पता 5 से, तो वो जो एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर फैशन में लिखी हुई है, वी कॉल इट एज बाइनोमियल थ्योरम. अब इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखो. एक तो जो ये कोएफिशिएंट्स हैं nc0, nc1, nc2, ncn-1, ncn, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. इस थ्योरम में जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हैं वी कॉल देम एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. These are binomial coefficients nc0, nc1 and so on and so forth. और हर एक टर्म में एक चीज़ ऑब्जर्व करो. अगर मैं कह रहा हूँ nc1, लेट्स से nc1, तो वी कॉल इस बाइनोमियल में जो a और b है, इसमें हम a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और b को बोलते हैं सेकंड टर्म. मतलब ऑपरेशन से पहले फर्स्ट टर्म और ऑपरेशन के बाद सेकंड टर्म. तो a इज फर्स्ट टर्म, b इज सेकंड टर्म. तो nc1 अगर आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, nc1 अगर आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो a की पावर में क्या आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर में आ रहा है इनका डिफरेंस, n और 1 का डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर में आ रहा है ये वाला इंडेक्स. मतलब अगर आपका NCR है तो फर्स्ट टर्म की पावर में आ रहा है डिफरेंस. ये जो n और r का डिफरेंस आ रहा है, और जो सेकंड टर्म है उसके नीचे उसकी पावर में आ रहा है r. ये जो नीचे वाला सब्सक्रिप्ट है ना r, वो यहाँ पे आ रहा है सेकेंड टर्म की पावर. ठीक है. और इसमें जो r है, उसमें जो r है वो वेरी कर रहा है, r वेरी कर रहा है 0 से लेके n तक. जो r इंडेक्स है आपका, r 0, 1, 2 अब टिल कहाँ तक जा रहा है, n तक. तो r 0 से लेकर n तक वेरी कराते हो, और इस तरह से अगर एक्सपेंशन लिखते हो और इसको ऐड कर देते हो इन सारी टर्म्स को, we get the expansion of a plus b to the power n. This is nothing but a plus b to the power n. मतलब इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में यूज करूं, मतलब अगर मैं कह रहा हूं लेट्स से 10c0 लेट्स से 2 की पावर 10 3 की पावर 0 प्लस 10c1 2 to the power 9 3 to the power 1 plus 10c2 2 to the power 8 3 to the power 2, and this continued like this till 10c10 2 की पावर 0 3 की पावर 10. तो आपको दोनों वेज से आना चाहिए. मतलब आप इसको देखते हुए, इस एक्सपेंशन को देखते हुए आपको ध्यान, मतलब बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एक बाइनोमियल थ्योरम है, और ये जो एक्सपेंशन लिखी हुई है ये किसी की, मतलब किसकी एक्सपेंशन है. इसमें बाइनोमियल क्या हो गया, वो बाइनोमियल हो गया. आप देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म में होता है इनका डिफरेंस. तो मतलब यहाँ पे जो
10 माइनस वन 9 आ रहा है डिफरेंस, 10C1 में जो 9 डिफरेंस आ रहा है वो 2 की पावर में रेज्ड है, और जो 1 है वो 3 की पावर में रेज्ड है। सिमिलरली 10C2 में देखो, 10C2 में 10 और 2 का जो डिफरेंस है वो 2 की पावर में रेज्ड है, और 2 3 की पावर में रेज्ड है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 2 हो गई, सेकेंड टर्म 3 हो गई, वो हो गया बाइनोमियल 2 + 3, और होल पावर में जो ये कंप्लीट इंडेक्स है ना 10, जो हर टर्म में जो ए एंड बी है उनकी जो पावर्स है उनका सम 10 + 0, 9 + 1, 8 + 2, तो दिस इज नथिंग बट 2 + 3 टू द पावर 10, और यू में से सिंपली से 5 टू द पावर 10, मतलब 5 टू द पावर 10 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही इस एक्सपेंशन की वैल्यू है। इस एक्सपेंशन को सम करने पर वी गेट 5 टू द पावर 10, जिसमें आपको पता है कि एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीआर इज n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस वी आर राइटिंग सम जनरल ऑब्जर्वेशंस। First, total number of terms in this expansion, total number of terms in the expansion of a plus b whole to the power n is n plus 1, मतलब जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब दिखते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनमें से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आ रही है। a प्लस बी का क्यूब में यू ऑब्जर्व दैट देर आर 4 टर्म्स, तो a प्लस बी टू दी पावर n में देर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1, एक ज़्यादा है। फर्दर जनरल टर्म, we consider general term as t r plus 1, it is r plus 1th term, it is r plus 1th term given by ncr a to the power first term to the power n minus r b raised to the power r. General term is given by t r plus 1, it is term number r plus 1th term है ये, given by ncr a to the power n minus r b to the power r। मतलब एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि टर्म नंबर जो भी है, टर्म नंबर जो है एनसी के नीचे जो इंडेक्स आ रहा है वो उससे एक लेसर आ रहा है, या फिर अदर वे ये बोल सकते हो कि अगर इसको देख रहे हो तो ये टर्म नंबर r प्लस 1 है, मतलब अगर NC2 लिख रहे हो तो थर्ड टर्म है, NC4 लिख रहे हो तो फिफ्थ टर्म है। तो TR प्लस 1 इज गिवन बाय दिस, जिसमें R का वेरिएशन क्या है, R कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3 अप टिल कैन बी n। मतलब अगर R आप यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे तो टर्म नंबर 1 मिलेगी, R0 पे टर्म नंबर 1, 1 डालने पे टर्म नंबर 2, 2 डालने पे टर्म नंबर 3, nth डालने पे टर्म नंबर n प्लस 1th, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है फाइनली। फर्दर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज बेस्ड ऑन पैरिटी ऑफ n। अगर n इवन है, तो मिडिल टर्म इज ओनली वन मिडिल टर्म, देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म गिवन बाय t n/2 प्लस 1। मतलब अगर आपका n इवन है, अगर n 4 है तो मिडिल टर्म होगा 4/2, दैट इज 2 प्लस 1 थर्ड टर्म। अगर n 10 है, तो 10/2 दैट इज 5 सिक्स्थ टर्म गिवन बाय nc n/2 a रेज़ टू द पावर n माइनस n/2 b रेज़ टू द पावर n/2। और अगर आपका n ऑड है, n अगर ऑड है, देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, given by t n minus 1/2 plus 1 nc n minus 1/2 a to the power n plus 1/2 b to the power n minus 1/2 and t n plus 1/2 plus 1 nc n plus 1/2 a to the power n minus 1/2 b to the power n plus 1/2। मतलब एज एन एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ लेट्स से n अगर आपका 8 है तो मिडिल टर्म विल बी t टर्म नंबर 8/2 दैट इज 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होगी। और लेट्स से n अगर 11 है तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स
टर्म नंबर 11 माइनस 1 10 बाई 2 5 प्लस 1, टर्म नंबर जो है वो ये है। मतलब अगर आप टर्म नंबर अब बोलो तो n प्लस 1 बाई 2, 11 प्लस 1 12 बाई 2, T6 and T7 consecutive, T6 and T7 there will be two middle terms. Fourth, middle term has the greatest binomial coefficient. Middle term has greatest binomial coefficient. मतलब अगर मैं कह रहा हूँ a प्लस बी की पावर 15 में कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 15C0, 15C1, 15C2, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 15th पावर के 15C15, इनमें से ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा है? 15C0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है कि 15C1 की, कि 15C8 की, कि 15C7 की? तो 15 के केस में देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। देयर विल बी टू मिडिल टर्म। कौन कौन सी? T8 एंड T9। इसके एक्सपेंशन में T8 एंड T9 बोथ आर मिडिल टर्म्स। T8 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? T8 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 15C7। अगेन नोटिस करने वाली बात कि अगर ये r प्लस 1 है तो यहाँ पे r आता है, मतलब अगर ये T8 है तो यहाँ पे 15C7 आएगा, 15C7। और T9 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? T9 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 15C8। तो आई एम सेइंग दीज टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटेस्ट अमंग 15C0 से लेके 15C15 तक। 15C7 एंड 15C8 दोनों ग्रेटेस्ट हैं। तो अब दो ग्रेटेस्ट तो हो नहीं सकते, तो इनफैक्ट इन दोनों की वैल्यूज सेम है। अभी हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जो रिलेशंस फर्दर लिखेंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज सेम है, 15C7 15C8 सेम होते हैं। हाँ, रेदर अगर आपका a प्लस बी की पावर 16 की बात करते हैं तो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म विच इज गिवन बाय टर्म नंबर 16/2 प्लस 1 दैट इज 9। तो T9 का आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 16C8। 16C8 ओके। तो 16C8 अमंग 16C0 से लेके 16C16 तक मैक्सिमम होगा 16C8। फिफ्थ, अगर हम दो कॉन्जुगेट बाइनोमियल्स ऐड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ a प्लस बी की पावर n में a माइनस बी की पावर n ऐड हो रहा है, दो बाइनोमियल्स है a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, तो इसकी अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट टर्म डबल हो जाएगी, a प्लस a की पावर n दोनों में आएगा, a की पावर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इट विल बी डबल ऑफ first term, third term, fifth term, and this goes on till the last odd index term, मतलब T1, T3, T5, so and so forth। मतलब अगर आप कहते हो let's say as an example अगर n 10 है तो दोनों एक्सपेंशन में 11 टर्म्स होंगी, तो एंड होगा T11 पे जाके, T11 पे। इट विल बी ट्वाइस ऑफ T1 से लेके T11। हाँ, लेट्स से अगर n 11 होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म दोनों में 12 होंगी, 12 टर्म्स होंगी, लेकिन तब भी T11 पे ही एंड होगा, तब भी ये 2 टाइम्स T1 से लेके T11 पे ही एंड होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म हम ऑब्जर्व कर लेंगे n के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर ये सब्ट्रैक्शन हो रही होती, a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n, देन विल बी डबल ऑफ सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड दिस गोज ऑन। Sixth, coefficient of say x to the power n in a x to the power l plus b by x to the power m whole to the power, जब coefficient of x to the power r कर देते हैं इसमें, let's say k कर देते हैं, coefficient of x to the power k in a x to the power l plus b by x to the power m whole to the power n। अब इस टाइप के क्वेश्चन रहता है कि अगर आपको किसी x की पावर का कोएफिशिएंट निकालना है एक ऐसे बाइनोमियल में जिसमें जो दो टर्म्स हैं उनमें दोनों में कुछ x है, एक वेरिएबल x की तरह से हो रहा है, और मे बी दोनों में नहीं है, मे बी एक में हो, जरूरी नहीं कि अब ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे x की पावर m 0 हो जाए तो ये खाली कांस्टेंट रह जाएगा, या मे बी ये 0 हो जाए ये रह जाए, मतलब दोनों में होना x जरूरी नहीं है एज सच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि tr प्लस 1 जनरल टर्म tr प्लस 1 हैज
एक्स टू द पावर के, क्योंकि टी आर प्लस वन इज द जनरल टर्म विच रिप्रेजेंट एवरी टर्म ऑफ द बाइनोमियल। मतलब अगर ए एक्स, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, जब इसकी एक्सपेंशन लिखोगे, जो टोटल एन प्लस वन टर्म्स आएंगी उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव है टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन देखते हैं क्या आएगा, टी आर प्लस वन विल बी एन सी आर, फर्स्ट टर्म इज ए एक्स टू द पावर एल टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी बाय एक्स टू द पावर एम टू द पावर आर। ओके, अब आप इसमें काम करो कि जितने कांस्टेंट टर्म्स है इंक्लूडिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट और जितने कांस्टेंट है वेरिएबल एक्स को छोड़ के बाकी सबको एक साथ लिख लो और सारी एक्स की पावर को एक साइड लिख लो। तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी टू की पावर आर, ये तो हमने सारे अलग कर दिए। अब देखो एक्स की पावर कितनी आ रही है, एक्स की पावर आ रही है आपकी एल एन माइनस एल आर माइनस एम आर। देखो ये आ रही है एल इंटू एन माइनस एल इंटू आर डिवाइडेड बाय में एक्स की पावर में था एम आर, तो उस डिवाइडेड बाय में तो सब्ट्रैक्ट हो गया लॉज ऑफ इंडिसेस से, एक्स की पावर आ गई एल एन माइनस एल आर माइनस एम आर। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि टी आर प्लस वन में एक्स की पावर के आ रही है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस टर्म में एक्स की पावर के आ रही है, तो क्या मैं ये जो एक्स की पावर अभी आई है इसको के इक्वेट कर दूँ? तो इक्वेट फाइनल पावर ऑफ एक्स टू के, इक्वेट फाइनल power of x in tr plus 1 to k and obtain r and find r। तो देखिए क्या आ रहा है, तो इट इज एल एन माइनस एल आर माइनस एम आर इक्वेटेड टू के। आर की वैल्यू आ रही है एल एन अपॉन एल प्लस एम प्लस के, एल एन माइनस के अपॉन एल प्लस एम। देखो ये आ रही है एल एन माइनस के अपॉन एल प्लस एम। तो इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट नहीं करना, आप करना चाहो कर सकते हो अगर याद रह जाए तो, बट ये हमारा एक रिजल्ट आ गया आर इज इक्वल टू एल एन माइनस के अपॉन एल प्लस एम। अगर ये आर 0 1 2 से लेके एन तक रहा, मतलब कोई होल नंबर आ 0 से लेके एन तक, तब तो ये वैलिड टर्म है। मतलब क्योंकि हमारे को पता है कि आर जो होता है वो कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी टिल मैक्सिमम एन। तो अगर आर इनमें से कोई है तब तो मेरे को ये टर्म नंबर मिल गई, मतलब आर प्लस वन टर्म विल बी, मतलब टर्म नंबर हो जाएगा आपका, टर्म नंबर इज आर प्लस वन, और इस टर्म पे आर प्लस वन, इस टर्म में आपका एक्स की पावर की एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इस आर की वैल्यू को, इस आर की वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे टू गेट दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर के। जो आपका आर डिराइव हुआ है इस आर को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। बट अगर बाई चांस में बिलोंग नहीं कर रहा हुआ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ नॉट अ होल नंबर फ्रॉम 0 to n, इट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1 2 up till n, then we say term does not exist, there is no term in the expansion of our binomial। इस बाइनोमियल में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x की पावर k एग्जिस्ट कर रही होगी, then term does not exist, term does not exist वैल्यू। इसी की कॉलरी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, term independent of x in let's say same expansion a x to the power l plus b by x to the power m whole to the power n। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही वहाँ पे, मतलब एक्स की पावर 0 हो गई, एक्स की पावर 0 हो गई। तो आपने जैसे अभी यू राइट टी आर प्लस वन एज एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर एक्स टू द पावर एल एन माइनस एल आर माइनस एम आर, अभी लिखा था मैंने, फिर से वही लिख लिया। और अब ये जो फाइनल पावर ऑफ एक्स आई है इसको किसके इक्वेट कर दोगे आप, इसको इक्वेट कर दोगे 0 के, सो दैट द टर्म बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर आ जाएगा आपका एल एन अपॉन एल प्लस एम। और अगेन अगर ये क्वांटिटी ये जो आई है ये अगर 0 से लेके एन के नेचुरल नंबर में हुई तब तो टर्म एग्जिस्ट कर रही है, टर्म नंबर हो जाएगा टी आर प्लस वन, और इस आर की वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे इस कोएफिशिएंट में, तो आपको टर्म की वैल्यू भी मिल जाएगी विच मतलब, और टर्म नंबर भी मिल जाएगा जिस टर्म में आपकी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। और अगर ये इसमें नहीं बिलोंग कर रही होगी तो अगेन देयर इज नो टर्म हैविंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आप ये कह सकते हो कि कोएफिशिएंट इज 0। मतलब
अगर आपका आर इसमें नहीं बिलोंग कर रहा तो देर इज नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ ना कि हर टर्म में एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें एक्स नहीं हो, सब में एक्स है फाइनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो यू कैन से जीरो, देयर इज नो टर्म, और यू कैन से जीरो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज जीरो उस केस के अंदर। फर्दर अ पर्टिकुलर बाइनोमियल, या उससे पहले सम रिलेशनशिप बिटवीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम रिलेशंस between binomial coefficients. First, NCR is same as NCn minus r. अगर आप NCR का फॉर्मूला एक्सपैंड करते हो और NCn माइनस r का फॉर्मूला एक्सपैंड करते हो तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक्जैक्टली सेम वैल्यूज दे रहे हैं। इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और ऑब्वियसली इसको आप कॉम्बिनेटोरिक्स या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी जजमेंट ले सकते हो कि एनसीआर क्या डिनोट करता था, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट चूज कर लोगे उसी दौरान आप एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट कर दो। तो जितने तरीके से आप आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज हो गए 10c2। बट जब आप 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आप 8 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी कर रहे हो फाइनली। तो एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इस वजह से सेम होते हैं दोनों वैल्यूज। और इसका मतलब ये हो गया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में इक्विडिस्टेंट टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होते हैं, मतलब NC0 इज सेम एज NCn, NC1 इज सेम एज NCn माइनस 1। तो जो टर्म इक्विडिस्टेंट होंगी, मतलब अगर यहाँ से थर्ड टर्म है तो थर्ड लास्ट जो टर्म होगी उन दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट एग्जैक्टली सेम आएंगे। और इसको यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको NCA और NCB इक्वल दिए हुए हैं, मतलब जिसमें टॉप इंडेक्स सेम है दोनों में, और यहाँ पे अगर A और B है तो या तो आप A और B सेम करोगे, या तो A और B सेम होंगे, या फिर A और B का सम n होगा, और अदरवाइज यू में से B इज इक्वल टू n माइनस ए, B इज इक्वल टू n माइनस ए। फर्दर NCR प्लस NCR माइनस 1, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब 2 टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आप ऐड कर रहे हो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के इंडेक्स n के, मतलब अगर यहाँ पे n सेम है और इधर एक का गैप है, NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR, मतलब अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज हो गया, अपर इंडेक्स में एक इंक्रीज हो गया, और जो लोअर इंडेक्स है उनमें जो बड़े वाला नंबर है वो आ जाएगा n प्लस 1 CR, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है पहले। ठीक है, आराम से आप प्रूव कर सकते हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर्मेट में लिखिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यूज लिखिए, इसकी भी लिखिए, इसकी भी लिखिए, और ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आप खुद सोचिए थोड़ा सा और कि इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या लॉजिक बनता है कि आप, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 10 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो और 3 ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो, 10 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने के वेज या 3 ऑब्जेक्ट चूज करने के वेज सेम है 11 में से 3 ऑब्जेक्ट चूज करने के वेज, 11 में से 3 ऑब्जेक्ट चूज करने के वेज। तो इसको थोड़ा सोचिएगा कि इसको आप परम्यूटेशन से कैसे लिंक कर सकते हो कि 10 में से 2 चूज करना या 3 चूज करना इज एग्जैक्टली सेम एज 11 में से 3 चूज करना। और सोचने का तरीका रिवर्स ऑर्डर में रहेगा तो बेटर रहेगा कि आप 11 में से 3 अगर जब चूज कर रहे हो तो उसको किस तरह से 2 सब केसेस में डिवाइड कर सकते हैं कि 10 में से 2 या 10 में से 3। तो रिवर्स ऑर्डर में चूज सोचिएगा कि 11C3 को 10C2 प्लस 10C3 कैसे लिख सकते हैं। C जैसे B में 2 कॉन्जिक्यूटिव ऐड किए थे, उसी ऑर्डर में अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवाइड कर रहे हैं NCR बाय NCR माइनस 1, तो अगर आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर्म बाइनोमियल की वैल्यूज डालोगे तो आपको रियलाइज होगा देयर विल बी n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। मतलब आप अगर इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसमें जो लोअर इंडेक्स है, जो लोअर सब्सक्रिप्ट है, उसमें ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट इससे एक ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। तो जो आंसर आ रहा है उसमें n और r का डिफरेंस
+1 डिवाइडेड बाय दैट r। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 15c4 बाय 15c3, 15c4 बाय 15c3, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली इस फॉर्म में याद रखिए। आंसर क्या आएगा? 15 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 4, दैट इज 12 बाय 4, 3। 15 माइनस 4 दैट इज 11 प्लस 1 12, 12 बाय 4 दैट इज 3। और अगर लेट्स से अगर होता 10c5 बाय 10c6, 10c5 बाय 10c6, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है 10c5 बाय 10c6 भी। बट अब ये नोट करो कि यहाँ पे इंडेक्स ज़्यादा है, ये एक कम है, तो यही फॉर्मूला बनाएंगे, r बस 6 लेंगे और इसको रिवर्स ऑर्डर में लगेंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में इसका आंसर कितना आएगा? 6 अपॉन 10 माइनस 6 प्लस 1, तो 1। यस, बिल्कुल 10c5 और 10c6 सेम होते हैं। 10c5 और 10c6 सेम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो इट इज 6 अपॉन 10 माइनस 6, 4 प्लस 1, 5, 6 बाय 5, सॉरी। ओके, डी NCR can be written as n upon r, n minus 1 CR minus 1। तो आप अगर NCR का n फैक्टोरियल का एक n फैक्टर बाहर कर दीजिए और नीचे वाले r फैक्टोरियल का एक r फैक्टर बाहर कर दीजिए, जो बचा हुआ फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेशन बचेगा, दैट कैन बी रिटन एज n minus 1 CR minus 1, n upon r इंटू, मतलब हमने इस नंबर को और इस नंबर को फ्रंट में ले आए, n ऊपर r नीचे, और इन दोनों को एक एक से रिड्यूस कर दिया। तो इस चीज़ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हो n अपॉन आर इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 c r माइनस 2। ऑब्वियसली ये तब तक करा जा सकता है जब तक ये इंडेक्स इससे लोअर है या जीरो नहीं है, मतलब जीरो और लेस देन इक्वल टू n माइनस 2। ई डी का रिवर्स एनसीआर को आप लिख सकते हो r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 सी आर प्लस 1, r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 सी आर प्लस 1। अब इसमें हमने इसको और इसको एक एक इंक्रीज कर दिया, और ये जो इंक्रीज वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में ले आया, जैसे n प्लस 1 इधर ले आए, r प्लस 1 उधर ले गए। मतलब जैसे अगर मैं कह रहा हूँ लेट्स से 12c4 में जो 12 एंड 4 हैं उनको लेट्स से एक एक से रिड्यूस करना है। अगर 12 को और 4 को एक एक से रिड्यूस करना है तो यूज डी। तो यू मे राइट इट एज 12 अपॉन 4, 12 को फ्रंट में लाए, 4 को डिनोमिनेटर में लाए, फ्रंट नीचे, और दोनों को एक एक से कम कर दिया, तो इट इज 11c3। तो इट इज 3 टाइम्स 11c3। 12c4 इज 3 टाइम्स 11c3। बट अगर मैं कहता हूँ लेट्स से 15c6 और मैं चाह रहा हूँ कि 15 और 6 दोनों एक एक से इंक्रीज हो, तो कर दो इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। यू मे राइट इट एज 16c7। लेकिन अब जो ये इंक्रीज्ड वैल्यू है 16, वो डिनोमिनेटर में आएगी, यहाँ पे 16 आएगा और ये 7 ऊपर आएगा। ये उसी का रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कहता 16c7 में दोनों को रिड्यूस करना है, तब आप क्या लिखते? 16/7 इंटू 15c6। तो बस मैं इसको रेसिप्रोकल करके इधर डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 16/7 से डिवाइड कर रहा हूँ, हेंस दैट बिकम 7/16। तो 15c6 इज 7/16 टाइम्स 16c7। further if we have RCR plus R plus 1 CR plus R plus 2 CR goes on till NCR। अगर कुछ बाइनोमियल क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं इस पर्टिकुलर फैशन में, जिसमें आप देखो लोअर इंडेक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो एक फिक्स क्वांटिटी है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अपर इंडेक्स जो ये फिक्स क्वांटिटी है उसी से स्टार्ट होके और एक एक इंक्रीज होता जा रहा है, फिर एक फर्दर इंक्रीज हो गया, फिर फर्दर इंक्रीज हो गया, एक एक इंक्रीज होता जा रहा है, और लेट्स से एन पे जाकर रुक गया। तो पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं क्या है, क्यों आ रहा है ये। इसका आंसर इज n प्लस 1 सी आर प्लस 1। मतलब ये जो मैक्सिमम n इंडेक्स था उससे एक इंक्रीज हो गया, और ये जो फिक्स्ड इंडेक्स था नीचे वाला r, वो भी एक इंक्रीज हो गया, n प्लस 1 सी आर प्लस 1। और ऑब्वियसली n प्लस 1 सी आर भी बोल सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे n प्लस 1 में से ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी n प्लस 1 सी आर ऑल्सो पहले। ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ? अभी हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर
आप दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, मतलब ये ऑब्वियसली प्रूव होगा यूजिंग बी ओनली, मतलब ये बी का एक बी से ही एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, बी का ही एक्सटेंशन है, इट इज बी एक्सटेंशन। अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, मतलब लेट्स से एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, तो इसका आंसर था एन प्लस वन सी आर। यूजिंग दिस हम एफ प्रूव करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं आर सी आर इज सेम एज आर प्लस वन सी आर प्लस वन? कैन वी राइट दिस? आर सी आर और आर प्लस वन सी आर प्लस वन दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों ही वन है, आप वेरीफाई करो। आर सी आर और आर प्लस वन सी आर प्लस वन दोनों वैल्यूज वन है। तो आप सिर्फ इस वाले इंडेक्स को, इस वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दीजिए, आर प्लस वन सी आर प्लस वन, जो कि एक्चुअली भी वन ही है। आप इसको रिप्लेस कर दो आर प्लस वन सी आर प्लस वन से। और इनफैक्ट अभी मैंने एक और रिजल्ट बताया था इंक्रीज करने वाला, जिसमें आप इसको और इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये भी आ रहा है और यहाँ पे आपने इंक्रीज करा आर प्लस वन सी आर प्लस वन, तो इंक्रीज वैल्यू यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आर प्लस वन। तो इट इज आर सी आर इज सेम एज आर प्लस वन सी आर प्लस वन, ऑल्दो वो वन ही है पहले। तो अगर आप यहाँ पे इस इंडेक्स, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हो इसकी जगह आर प्लस वन सी आर प्लस वन, और अब इस आर प्लस वन सी आर प्लस वन में ये ऐड करते हो आर प्लस वन सी आर, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब आर प्लस वन सी आर प्लस आर प्लस वन सी आर प्लस वन कितना हो गया? आर प्लस वन सी आर प्लस आर प्लस वन सी आर प्लस वन। अपर इंडेक्स सेम है, लोअर इंडेक्स में एक का डिफरेंस है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल क्वेश्चन का सम हो जाएगा आपका आर प्लस टू सी आर प्लस वन। अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज हो जाता है इस फॉर्मूले के अंदर, अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज हो जाता है, और लोअर जो सब्सक्रिप्ट है वो जो दोनों में से ज्यादा वैल्यू है ना, वो एज इट इज रहती है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देन इट विल बी आर प्लस टू सी आर प्लस वन। अब देखो एक चेन सी बन गई। अब ये आर प्लस टू सी आर प्लस टू सी आर प्लस वन में ऐड हो जाएगा सेम फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा आर प्लस थ्री सी आर प्लस वन। ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे आर प्लस थ्री सी आर प्लस वन। तो यार अगर आप सोचो कि मैंने अगर यहीं पे एंड कर दिया होता आर प्लस टू सी आर पे, और मेरा अब तक का सम देखें, तो आंसर क्या आ रहा है? इसमें भी एक इंक्रीज हो गया, इसमें भी एक इंक्रीज हो गया, और ये अगर कंटिन्यू हुआ टिल एन सी आर, तो आंसर विल बी एन प्लस वन सी आर प्लस वन। आर सी आर से लेके एन सी आर तक का सम, आर सी आर से लेके एन सी आर तक का सम इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन। Okay, now some series based on our expansion 1 plus x to the power n, 1 plus x to the power n की एक्सपेंशन पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड सीरीज। 1 plus x की पावर n की एक्सपेंशन क्या होती है? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर टिल ncn x to the power n। 1 माइनस एक्स की होल पर के एक्सपेंशन क्या होगी? एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन माइनस एक्स टू द पावर। तो बेस्ड ऑन दिस सीरीज वी हैव मैनी एक्सपेंशंस, वी हैव मैनी सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो उसमें से कुछ लिख रहे हैं, लेट्स से जी। अगर आप इस एक्सपेंशन में x को 1 रिप्लेस कर देते हैं, इस आइडेंटिटी में x को 1 डाल देते हैं, यू गेट सम ऑफ ऑल बाइनोमियल क्वेश्चन nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके ncn का सम इज नथिंग बट 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। और इसको आप अगेन या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से डिराइव कर सकते हो, या फिर इसको आप कॉम्बिनेटोरिक्स या पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जस्टिफाई भी कर सकते हो कि इसको आप एग्जैक्टली परमुटेशंस में एक रिजल्ट पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते, तो दैट इज अ वे, वन वे, NC0। आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो NC1 वेज से, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो NC2 वेज से, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCn इज 2 टू द पावर n। ये हो गया x को 1 लेने पे।
पर्टिकुलरली एक्स को -1 लेने पे यू गेट NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अल्टरनेटिंग सम टिल NCN प्लस और माइनस -1 टू द पावर n लगा देते लास्ट में इज इक्वल टू 0 बाय टेकिंग एक्सेस -1. यूजिंग G and H you obtain this I. Using this G and H you obtain I. NC0 plus NC2 plus NC4 sum of all binomial coefficient having even index NC0, NC2, NC4 is same as sum of all binomial coefficient having odd indices NC1 plus NC3 plus NC5 plus so and so forth. Both of them must be equal to 2 raised to the power n divided by 2 or you may say 2 to the power n minus 1. ये तीनों बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए, GB, HB एंड IB. NC0 माइनस मतलब G में तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आ गया NC0 से लेके NCN तक. मतलब जो इंडेक्स यहाँ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये मैक्सिमम इंडेक्स n तक. मतलब ऑब्वियसली इसमें अगर आपका कोई मिसिंग होगा, जैसे ये मिसिंग है तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर इज 2 टू द पावर n माइनस 1. अगर आप लास्ट मिसिंग है सिलेक्शन ऑफ 0 मोर बट नॉट ऑल, ये ऑल है ना, सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो अगर ये मिसिंग है तो ये -1 हो जाएगा. अगर आप कह रहे हो ये दोनों मिसिंग है तो ये दोनों हटा के आप इन दोनों का सम दैट इज 2 यहाँ -2 हो जाएगा फाइनली. ठीक है. हाँ, अगर यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n+1 है मतलब मैक्सिमम इंडेक्स n+1 का है और ये भी n+1 तक गया हुआ है उस केस में, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर अप टिल मैक्सिमम इंडेक्स ही होता है ना, मैक्सिमम n+1, तब यहाँ पे 2 की पावर n+1 हो जाएगा. तो आपको ये आइडेंटिटी अलग अलग सिनेरियोज में अप्लाई करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर. तो बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए. सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 टू द पावर n. सम ऑफ ऑल इवन इंडिसेस बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब जिनमें सारा सिर्फ इवन आ रहे हैं 0, 2, 4 और आने सारे चेंज जितने इवन पॉसिबल है n के अंदर NC0, NC2 सबका सम इज 2 की पावर n-1 एंड सेम इज द केस विद 135 वाले बिकॉज ऑफ दिस h. आप देखो ना यहाँ पे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाले जितने भी हैं इनको अगर आप उधर ले जाओगे देन यू कैन इक्वेट सम ऑफ ऑल इवन इंडिसेस बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद सम ऑफ ऑल ऑड इंडिसेस बाइनोमियल कोएफिशिएंट. जी, अब अगर मैं उस आइडेंटिटी में 1 प्लस आयोटा की पावर n कर दूं, मतलब x को मैं आयोटा ले लूं, x को आयोटा ले लिया, लेट अस टेक x as iota in the expansion 1 plus iota to the power n. तो ये आएगा आपका NC0 प्लस NC1 आयोटा प्लस NC2 आयोटा स्क्वायर NC3 आयोटा क्यूब टिल NCN आयोटा टू द पावर n, where I represents आयोटा. ओके, तो हमें आयोटा की पावर्स के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो NC0 NC1 आयोटा, बट ये जो आयोटा स्क्वायर होता है विच इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज 1 और ये साइकिल चलती रहती है. आयोटा की पावर 4 अगर 1 आ गया तो आयोटा 5 फिर से आयोटा हो जाएगा. तो NC0 प्लस NC1 आयोटा माइनस NC2 माइनस NC3 आयोटा प्लस NC4 एंड ये कंटिन्यू होगा. अब राइट हैंड साइड पे अगर आप सारी रियल टर्म्स इकट्ठी कर लोगे, क्लब कर दोगे, जैसे हम जनरली करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर यू हैव मोर देन 2 रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स तो आप क्या करते हो, सारी में रियल टर्म्स को एक साथ लिख लेते हो रियल पार्ट और इमेजिनरी टर्म्स को सारे क्लब कर देते हो. तो इसको जब आप क्लबिंग करोगे तो यू गेट NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 दिस गोज ऑन प्लस आयोटा कॉमन, NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 एंड दिस गोज ऑन. एंड ये किसके इक्वल था, ये एक्सपेंशन थी 1 प्लस आयोटा के पावर n की. देन वी ऑब्टेन अनदर सीरीज, आई एम राइटिंग इट एज J सीरीज क्या आ गई आपकी, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 सिमिलर टू I सीरीज. आप इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करिए I और J में. I में सारे इवन इंडिसेस थे, मतलब इवन सब्सक्रिप्ट्स थे 0, 2, 4, लेकिन सारी सीरीज सम थी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4. NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 मतलब यहाँ पे इंडिसेस तो सारे इवन है लेकिन अल्टरनेटिंग मैनर में आ रहे हैं, अल्टरनेटिंग मैनर में. तो व्हाट इज दिस सम, NC0 minus NC2 plus NC4 minus NC6 and so on and so forth. This is, can I say this is real part of this. This is, you may call it as real part of 1 plus iota to the power n.
और यू मे कॉल इट एज 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n बाई 2. हमें पता है रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2. और यूजिंग पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म यू मे राइट इट एज, आप 1 प्लस आयोटा को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4. और उसकी जब nth पावर रेस करोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि रियल पार्ट आएगा कितना, 2 टू द पावर n बाई 2 कॉस n पाई बाई 4. 2 टू द पावर n बाई 2 कॉस n पाई बाई 4 इज द आंसर फॉर NC0 माइनस NC2 प्लस NC4. और इसी में एक के सीरीज लिख लेते हैं. जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करोगे बाइनोमियल सीरीज को ऑब्टेन करने के लिए, तो दो सीरीज का आंसर एक साथ निकलेगा. तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो ऑड इंडिसेस वाली अल्टरनेटिव सम है, दैट विल बी नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n. हेंस दिस विल बी NC0 माइनस NC1 minus NC3 plus NC5 minus so on will be nothing but imaginary part of 1 plus iota to the power n, and is given by 2 to the power n by 2 sin n pi by 4. तो ये सारी आपको याद रखनी है. से दिस वन, अल्टरनेटिंग सम 0 होता है. देन वी हैव अल्टरनेटिंग नहीं अपना ऑल ऑड इंडिसेस सम और ऑल इवन इंडिसेस सम 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है. NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 से लेके मैक्सिमम इंडेक्स तक 2 टू द पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4. एंड वी हैव NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 इज 2 टू द पावर n बाई 2 sin n पाई बाई 4. ओके, और बाकी थ्योरी कुछ और अगले सेशन में करेंगे. नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग. First is you need to find the coefficient of x to the power 18 in this product. This is from last year. x की पावर 18 का कोएफिशिएंट निकालना है. 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 9. तो अब देखो ये बाइनोमियल है, यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये तो बाइनोमियल ही है सिंगल, बट यहाँ पे 1 माइनस एक्स के पावर 10 है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है. और ये तो खैर ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल की पार्ट की एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 9. बट आपको अभी तक जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम करी है, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम ही लगानी है. मतलब आप चाहो तो इसको एक्सपैंड कर लो, यू मे टेक इसको भी आप चाहो तो, मतलब इसमें इन दोनों टर्म को क्लब कर दिया और इसको भी बाइनोमियल की तरह से ट्रीट करके 9th पावर से एक्सपैंड कर दिया. लेकिन आप कोशिश करो पहले इसको कॉम्पैक्ट करने की, आपकी इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट किया जा सकता है क्या, मतलब थोड़ा पहले बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने से पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. मतलब तो आप देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है कि 1 प्लस एक्स तो एज इट इज रखते हैं, बट अगर मैं एक 1 माइनस एक्स और अलग कर दूँ, 1 माइनस एक्स अलग कर दूँ, तो जो 1 माइनस एक्स की पावर 9 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं क्लब कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की पावर 9 हो गई है. यू मे कंसिडर देम एज, इस 9 को यहाँ से बिठा दिया, यहाँ से बिठा दिया, उसकी होल पावर में 9 लग दी, कर सकता हूँ. अच्छा, अब ये देखो ध्यान से, ये एक आइडेंटिटी नहीं बन गई, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की. ये कौन सी आइडेंटिटी होती थी, ये आइडेंटिटी होती थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती थी ना. तो ये दोनों भी आपस में क्लब हो गए, a प्लस बी माइनस बी से, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया 1 ए क्यूब, दैट इज 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब की होल पावर 9. तो ऑब्वियसली आप रियलाइज करो कि ये जो 3 फैक्टर्स थे, अब ये क्लब होके 2 बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट हो गए. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9. ठीक है,
अच्छा, इसमें एक्सपेंशन तो इसी की होनी है, ये तो सिर्फ दो टर्म्स है, तो आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते हो, पहले वन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी वन टाइम्स वन माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम वन माइनस एक्स क्यूब की पावर 9। ओके, तो जो पहली टर्म में वन बाहर है, जो पहली टर्म में वन बाहर है, इसे तो ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा एम क्या है, इसमें क्या निकालना, हमारा एम है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 18 फाइंड करना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 18। तो बाई चांस दो जगह पे बाइनोमियल थ्योरम है, अब यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम है, तो पहले इसमें देखते हैं इसमें एक्स की पावर 18 किस में आएगा। तो अगर आप जनरल टर्म से जाओ, जनरल टर्म लेट्स से टी आर प्लस वन, तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, 9 CR 1 की पावर 9 माइनस आर माइनस एक्स क्यूब की पावर आर। और क्योंकि हमारा फोकस एक्स की पावर 18 पे है, मतलब मैं देखता हूँ कि इसकी कौन सी टर्म में एक्स की पावर 18 आएगा, तो एक्स की पावर ये कांस्टेंट है, -1 की पावर आर भी कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर इसमें आ रहा है 3R, तो 3R को 18 के इक्वेट कर दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर आ गया 6। तो इस एक्सपेंशन में 7th टर्म में एक्स की पावर 18 आएगा, और 7th टर्म में एक्स की पावर 18 का कोएफिशिएंट हमारा इंटरेस्ट है, तो कितना आ रहा है वो 9C6, 1 की पावर तो बेसिकली 9 माइनस 6 दैट इज 3, लीव इट, -1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 6, ये 7th टर्म आ रही है इसकी, 7th टर्म। तो ये आ गया आपका 9C6 इंटू एक्स की पावर 18 -1 की पावर 6, तो वही है आपका पॉजिटिव ही है, तो 9C6 आ रहा है। तो पहली वाली एक्सपेंशन में 9C6 आ रहा है, पहली एक्सपेंशन में। अच्छा, अब आते हैं इस पे, इसमें अब इसमें होता क्या है, जब आप इस तरह से प्रोसीड करते हो तो इसमें कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स की कुछ पावर बाहर आ जाती है। तो आपका एम क्या था इस पूरे में, आपका एम था इस पूरे में एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना, एक्स की पावर 18 का पहले, लेकिन जिसमें एक्स की पावर 2 बाहर है, जिसमें एक्स की पावर 2 बाहर है या एक्स की कोई भी पावर बाहर है, तो आप उस टर्म में उस एक्स की पावर को ड्रॉप कर दो, और आप इसमें क्या मैं बोल दूँ कि इसमें मेरे को एक्स की पावर 16 का कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब इसमें एक्स की पावर, मैंने क्या किया, मैंने इस 18 को इस 2 से रिड्यूस कर दिया, तो एक्स की पावर 16 का जो भी नंबर आएगा साथ में कोफिशिएंट आएगा, मुझे पता है इसमें जिस भी टर्म में एक्स की पावर 16 के साथ जो भी नंबर होगा कोफिशिएंट होगा, वो लेटर और एक्स स्क्वायर से बाहर वाले एक्स स्क्वायर से सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो जो एक्स स्क्वायर इस एक्स की पावर 16 को मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स की पावर 18 हो जाएगा। तो अब योर एम इज टू फाइंड एक्स की पावर 16 कोफिशिएंट, और वो जो कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे माइनस करना है, मतलब बीच में ऑपरेशन माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं इसकी टी आर प्लस वन, लेट्स से टी आर प्लस वन, इसकी टी आर प्लस वन एनी वही होगी क्योंकि एक्सपेंशन तो वही थी, तो बेसिकली फिर से एक बार लिख लेते हैं 9CR 1 की पावर 9 माइनस आर माइनस एक्स क्यूब की पावर आर, तो 3R को किसके इक्वेट करना है 16 के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 16/3। तो आर, अब देखो ध्यान से, 16/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर, जबकि मेरे को आर क्या चाहिए था 0 से 9 तक की कोई वैल्यूज, तो ये वैलिड नहीं है, मतलब दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सपेंशन में एक्स की पावर 16 आएगा ही नहीं। आप खुद ही सोचो, पहली टर्म आएगी 1, अगली टर्म में एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर उसकी अगली टर्म में एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा, तो एक्स की जितनी भी बार आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 में आएंगी, 3 6 9 टिल एक्स की पावर 3 की पावर 9, एक्स की पावर 27 तक पहले, तो एक्स की पावर 16 आएगा नहीं, 16 नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो जब मल्टीपल ऑफ 6 मतलब एक्स की पावर 16 नहीं आएगा तो एक्स की पावर 18 नहीं आ रहा सेकंड टर्म में, तो बेसिकली एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट आपका 0 हो गया। अब ये कह सकते हो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब कोफिशिएंट बोलोगे तो एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट नेक्स्ट एक्सपेंशन में 0 है, तो आंसर विल बी जस्ट 9C6। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 9C6, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2, ऊपर नीचे से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, तो दिस विल गिव यू 12 इंटू 7 84, 84 विल बी द आंसर की ऑप्शन ए। Next question. In this you need to find the term independent of x. In this expansion you need to find term independent of x. Again last year's means question. 1/60 minus x की पावर 8/81, 1/60 minus x की पावर 8/81 एक बाइनोमियल है, बट इसकी होल पावर नहीं है, इसको एक्सपैंड नहीं करना है, सिर्फ दो ही टर्म्स फाइनली, और एक बाइनोमियल थ्योरम है 2x² माइनस 3/x² की पावर 6। तो एक तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 1/60 ओपन करते हैं ब्रैकेट, 1/60 2x² माइनस 3/x² की पावर 6 माइनस x की पावर 8/81 2x² माइनस 3/x² की पावर 6।
हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है? हमें कोफिशिएंट निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का, मतलब बेसिकली एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट जिसमें टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो। ठीक है, अब आप इसकी जनरल टर्म लिखिए, इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म टी आर प्लस वन। दो अलग अलग, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं लॉजिकली देखा जाए तो। इसकी जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म अलग से, बाई चांस दोनों एक्सपेंशन अगर सेम है तो हम उसी जनरल टर्म को दोनों में यूज कर लेंगे पहले। तो टी आर प्लस वन आपका कितना आएगा? 6CR 2x² की पावर 6 माइनस आर एंड -3/x² की पावर r। ओके, तो जब आप ये रियलाइज कर लो कि जैसे यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² डिनोमिनेटर में है, तो फाइनली x² की पावर जो भी यहाँ पे आएगी और x² की पावर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर, अगर आप चाहते हो कि वो कैंसिल हो जाए तो वो सेम होना चाहिए, मतलब 6 माइनस आर और आर सेम होना चाहिए, और वो मिडिल टर्म का ही होता है। मिडिल टर्म का 6 माइनस आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे आगे कंप्लीट कर लीजिए, एक्स की पावर आ रही है आपकी 2 इंटू 6 माइनस आर और -2r मस्ट बी इक्वल टू 0। आर कितना आ रहा है? आर आपका आ गया 3। सिंप्लीफाई करो, आर 3 आ रहा है फाइनली। ठीक है, तो इसमें तो आ रही है टर्म इंडिपेंडेंट एक्स, फोर्थ टर्म में आ रही है। फोर्थ टर्म में वो मिडिल टर्म ही है 6 के केस में, इस केस में मिडिल टर्म ही है। मतलब आप ऑब्जर्व करो, अगर ये सेम है तो अगर टर्म इंडिपेंडेंट एक्स चाहिए तो वो मिडिल टर्म में आ जाएगा, जिसमें x² की पावर जो भी रेज होगी, x² के नीचे भी उतनी पावर रेज होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिडिल टर्म में आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म तो कितना आ गया? 1/60 तो बाहर था ही, इंटू 6c3 2 की पावर 6 माइनस 3 3 माइनस 3 की पावर 3, इसमें ये आ रही है। ओके, अब सेकंड भी है, इसमें सेकंड में x की पावर 8 ऑलरेडी बाहर है, अलॉन्ग विद 81 x की पावर 8 बाहर है। और अगर आप चाहते हो कि ये टर्म, इसमें कौन सी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो क्या मैं कह दूं मुझे इस वाले एक्सप्रेशन में, मतलब मेरे को x की पावर 0 का ढूंढना है ओवरऑल, मेरे को x की पावर 0 का ढूंढना है। तो अगर आप x की पावर बाहर से कोई रिमूव करते हो तो वो यहाँ पर कम हो जाती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुई थी। तो मेरे को x की पावर -8 का ढूंढना है इसमें, x में मेरा एम है x की पावर -8 का। तो अब फिर से वही करते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसकी जनरल टर्म लिखी हुई थी, तो इसमें x की पावर फाइनल आई थी 2 इंटू 6 12। मैं बेसिकली इसी को कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से यहाँ पे। इट इज 12 -2r equated to -8, तो आई एम गेटिंग 20/4, r इज इक्वल टू 5। 20/4 r इज इक्वल टू 5 सिक्स टर्म में, इसकी सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म कितनी आ जाएगी भाई? तो इसमें -1/81 तो पहले से था बाहर, इसमें x की पावर 8 फ्रंट में थी, और अब देखते हैं इसकी सिक्स टर्म क्या आ रही है। इंटू 6c5 2x² की पावर 6 माइनस 5 -3/x² की पावर 5। तो जरा ध्यान से देखो, क्या x की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा? अब देखो ये बाहर x की पावर 8 था, यहाँ पे x की पावर 2 हो गया और नीचे x की पावर 10 हो गया, ये x की पावर 8 एनीवे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन सेकंड एक्सपेंशन, इन सेकंड बाइनोमियल। तो इसके अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आई थी 1/60 63 इंटू 2 की पावर 3 इंटू -3 का क्यूब, और इसमें ये आई थी। अब ये दोनों मर्ज करके फाइनल आंसर आएगा, देखें क्या आता है। 1/60 63 होता है आपका 20, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 6 20 इंटू 2 क्यूब 8 इंटू -3 क्यूब दैट इज -27 -1/81 65 is 6 2 की पावर 1 is 2 -3 टू द पावर 5, तो ये प्लस हो जाएगा 3 टू द पावर 5। 81 होता है आपका 3 टू द पावर 4, तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो 12 इंटू 3 36 तो सेकंड में आ रहा था, फर्स्ट में देखें कितना आ रहा है, ये कैंसिल हुआ 3 9 -72 -72 प्लस 36 -36। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -36 ऑप्शन सी। तो कैलकुलेशन रहती है ठीक ठाक से, आप ध्यान रख देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is an old JEE question 1998. It says AN is
सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ए एन क्या डिनोट कर रहा है, 1/NC0, मतलब यहाँ पे जो एन है वो इंडेक्स एन ये है, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स एन के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 से लेकर एन तक के रेसिप्रोकल्स का सम, ए एन डिनोट कर रहा है। और हमें डिराइव क्या करना है, हमें डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ ए एन, हमें डिराइव करना है एक एक्सपेंशन, ये तो हमें डिराइव करना है समेशन आर ओवर एन सी आर, आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n। तो एक बार 0 डालते हैं तो इट इज 0/NC0 प्लस 1/NC1 प्लस 2/NC2 से लेके n ओवर NCn। हमें ये एक्सपेंशन का सम निकालना है गिवन दिस कि रेसिप्रोकल सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ इंडेक्स n is an फाइनली, मतलब व्हाट इज a5 विल बी 1/5c0 प्लस 1/5c1 till 1/5c5, a6 विल बी 1/6c0 प्लस 1/6c1 till 1/66। ठीक है, तो इसमें जो आइडिया लग रहा है वो वही लग रहा है बेसिक्स कि आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 जो है वो NCn सेम होता है, मतलब हमें ये पता है कि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू है एग्जैक्टली यही है, इसकी भी यही है, इसकी जो है वो सेकंड लास्ट की वही होगी, इसका आइडिया लग रहा है और उससे हम ये सम निकालते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस सम टू बी इक्वल टू एस, एस बोल लो, बी एन बोल लो, एस एन बोल लो, लेट मी कंसीडर इट एज एस एन। ठीक है, और अब इस एक्सपेंशन को, मतलब इस सीरीज जो आपने इस डायरेक्शन में लिखी हुई है, इस सीरीज को रिवर्स डायरेक्शन में लिखिए, राइट, मतलब ऐसे लिखिए, तो आप इसको लिखिए n/NCn प्लस n-1/NCn-1, n-2/NCn-2, 0/NC0। तो हमारे को पता है एडिशन में इनफैक्ट ये तो कहीं भी हो सकता था, मतलब आप अगर a प्लस बी लिख रहे हो तो दैट इज सेम एज b प्लस है फाइनली, तो ये भी ऐसा नहीं है, ये भी ऐसे नहीं। पर्पस ऑफ राइटिंग दिस इज, मुझे पता है कि अगर मैं, जैसे मुझे पता है NC0 और NCn सेम होते हैं, तो अगर मैंने 0/NC0 के नीचे ये वाली टर्म लिखी है, मतलब तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जब ऐड होंगी, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी। तो अभी लुक्स वाइज तो ये और ये डिफरेंट है, NC0 इसमें डिनोमिनेटर है, इसमें NCn है, बट मुझे पता है एज सच बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 और NCn की वैल्यू सेम ही है, तो आप चाहे इसको भी NC0 ही कंसिडर कर लो, चाहे इसको NCn कंसिडर कर लो। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो आई टेक एलसीएम एज NC0 ओनली, और ऊपर आ जाएगा 0+n। सेकंड वाले में डिनोमिनेटर में NC1 रह जाएगा, चाहे NCn-1 लिख लो, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो 1+n-1 वो भी n हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो जब इसको ऐड करोगे तो यू गेट डिनोमिनेटर NC0 ऊपर 0+n, अगले वाले में 1+n-1 by NC1, 2+n-2 by NC2, and this continued like this till n+0 upon NCn is 2SN। अब यार ध्यान से देखो, न्यूमरेटर तो सारे n नहीं हो गए, न्यूमरेटर सारे n हो गए, वो कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट जो उसने an से नोट किया हुआ था, NaN इज इक्वल टू 2SN। तो हमें जो SN निकालना था वो ऑब्वियसली AN की टर्म में निकालना था, आंसर कितना आ गया, n/2 AN। SN comes out to be n/2 times AN, that is your option number C, n/2 AN। Now see this, if in the expansion of 1 plus x whole to the power m times 1 minus x whole to the power n, again two binomial expansions are multiplied, and in this expansion, in this final expansion, coefficient of x and x square are given to be 3 and -6. 3 and -6, you need to find the values of m, you need to find the value of m। तो 1 plus x की पावर m प्रोडक्ट विद 1 minus x to the power n के प्रोडक्ट करने पे जो फर्स्ट टर्म आएगी, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, आप सोचो कि 1 की पावर m में फर्स्ट टर्म 1 आएगी और 1 to the power n में फर्स्ट टर्म 1 आएगी, तो वो 1 आएगी। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x उसने दे रखा है 3, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसने दे रखा है -6x², फिर कुछ आ जाएगा आगे।
1 मैंने खुद ऑब्जर्व कर लिया कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में 1 आएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसने क्वेश्चन में दे रखा है 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसने -6 दे रखा है। ओवरऑल एक्सपेंशन है, कंप्लीट एक्सपेंशन पहले, ठीक है। तो अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यू गेट 1 MC0 दैट इज 1, फिर अगला आएगा MC1 x MC2 x स्क्वायर एंड कंटिन्यूड लाइक दिस। सिमिलरली आप वहां पे छोड़ दो, मतलब लिखना उस टर्म पे लिखना छोड़ दो जिसके बाद आपको जरूरत नहीं है। जैसे मेरा फोकस सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे है, तो मैंने बेसिकली एक्स स्क्वायर के बाद कोई टर्म नहीं लिखी। सिमिलरली जब आप सेकंड को एक्सपैंड करोगे तो उसमें फर्स्ट टर्म तो 1 ही आएगी, अगली टाइम आएगी -NC1 x, आप उसको भी चाहो तो -NX भी लिख सकते हो खाली, प्लस NC2 x स्क्वायर। अगेन आगे वाली टर्म्स को छोड़ दो, एक्सपैंड मत करो। अब इस प्रोडक्ट में ये जो दो एक्सपेंशंस लिखी हुई है, इन दोनों एक्सपेंशन के प्रोडक्ट में सिर्फ फोकस रखो x की टर्म पे और x स्क्वायर की टर्म पे, कि देखिए किस किस टर्म में x आ रहा है, किस टर्म में x स्क्वायर आ रहा है। मुझे पता है ये 1 जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक उसमें x आएगा, जब इसमें x की बार 0 और इसमें x की बार 1 मल्टीप्लाई होगा, और एक इसमें जब x की बार 1 और इसमें जब x की बार 0 मल्टीप्लाई होगा, उसमें एक x आएगा। x की दो टर्म्स आएंगी, ठीक है ना। तो x की टर्म्स आ रही हैं आपकी when this 1 multiplied by this -NC1, तो -NC1 प्लस MC1, ये बनेगा x का कोएफिशिएंट, ओके। 1 तो है ही अलग से, और एक्स स्क्वायर में देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर में अगर आप रियलाइज करो 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म एक उसमें आएगी, फिर ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स स्क्वायर की टर्म उसमें आएगी, और ये एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स स्क्वायर की टर्म उसमें आएगी, तो 3 एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो आ रही है NC2 प्लस MC2 माइनस MC1 इंटू NC1, ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और बाकी सारी टर्म अभी मैंने छोड़ दी, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन दो अननोन में बन गई। नाउ यू आर लेफ्ट विथ m minus n is equal to coefficient of x, that is 3. This is comparing coefficient of x, coefficient of x and comparing coefficient of x square। NC2 होता है आपका n minus 1 by 2 प्लस MC2 हो गया m minus 1 by 2 minus m into n is equal to coefficient of x square in right hand side, that is -6. This is by comparing coefficient of x square. Okay, now these are two equation in two unknown, you need to solve for m and n or simply m. तो इसमें अगर हम LCM ले लें तो आ रहा है n स्क्वायर माइनस एन प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2mn इज इक्वल टू -12। ये m स्क्वायर n स्क्वायर और -2mn मिला के हो गया m माइनस n का होल स्क्वायर, माइनस में m प्लस n इज इक्वल टू -12। और अब अगर मैं m माइनस n की वैल्यू 3 डाल दूँ तो 9 प्लस 12 21, m प्लस n कम्स आउट टू बी 21। तो यूजिंग दिस इक्वेशन m प्लस n इज इक्वल टू 21 एंड m माइनस n इज इक्वल टू 3, you obtain m is equal to 21 plus 3 24 by 2 12 and n is equal to 12 minus 3, that is 9 21, yes, m is 12 n is 9। तो हमें निकालना m था खाली, m is 12। another question from 2003 JEE, you need to find the coefficient of t to the power 24, जिसमें अब की बार 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12, एक 1 प्लस टी की पावर 12 और एक t प्लस टी टू द पावर 24। आई थिंक दिस इज अ मिसप्रिंट ओवर इट, दिस इज 1 और इट मे बी टी, इट मे बी टी। देखते हैं आंसर किससे आ रहा है। टी टू द पावर किसका निकालना है, 24 का क्वेश्चन निकालना है इस पूरी एक्सपेंशन में, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम देखा जाए तो सिर्फ इसमें लगेगी, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, और ये दोनों तो सिंपली बाइनोमियल टर्म्स है, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है, इनको तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आई थिंक इसमें मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये 1 ही था, तो उसमें 1 ही कर लेते हैं। लेट मी टेक इट एज 1 ओनली। तो इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12, 1 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 36। ये दोनों ब्रैकेट तो मैंने नॉर्मल ओपन कर दिए सिंपली। 1
प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 36। इनफैक्ट आपको जब टी की पावर 24 पे फोकस है तो आप इस टी टू द पावर 36, इनफैक्ट टी टू द पावर 24 की कोई भी हायर पावर लिखने की जरूरत नहीं है। टी टू द पावर 24 की से मतलब टी टू द पावर 24 से जब पावर एक्सीड कर जाती है तो आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे हायर पावर जो भी आप लिखोगे वो कभी भी किसी और टी की पावर से मल्टीप्लाई होकर टी की पावर 24 नहीं जनरेट कर पाएगा पहले। ठीक है, तो अब ये रह गया। अब ये ट्राइनोमियल में सिंगल सिंगल टर्म आप पहले इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एक आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12 वन मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर एक में टी की पावर 12 बाहर होगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12। फिर टी की पावर 24 बाहर होगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12। और हमारा एम है टी की पावर 24 का कोएफिशिएंट, टी टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट। तो टी की पावर 24 का कोएफिशिएंट इसमें कितना आएगा, टी की पावर 24 का। तो इफ यू राइट टी आर प्लस 1 इट विल बी 12 सी आर 1 की पावर 12 माइनस आर टी स्क्वायर की पावर आर। तो यू नीड 2r मस्ट बी इक्वल टू 24, दैट इज r इज 12। r इज 12 मतलब 13 टर्म हैज टी की पावर 24, 13 टर्म। तो r 12 पे आपका कोएफिशिएंट कितना आ गया, 12c12, 12c12 इनफैक्ट दैट इज 1, 12c12 प्लस। अब इसमें जब टी की पावर 24 फाइंड करोगे, टी की पावर 24, तो इसमें ऑलरेडी टी की पावर 12 बाहर है, तो इस टी की पावर 12 को आप यहाँ से कट कर दीजिए और इसको 12 से रिड्यूस कर दीजिए। मतलब बेसिकली एम रहेगा टी की पावर 12 का कोएफिशिएंट। तो अब की बार 2r किसके इक्वल होगा, 12 के, दैट इज r इज 6। तो 7 टर्म में आएगा, 7 टर्म का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 12c6 टी की पावर 12, और एक जो बाहर टी की पावर 12 है वो टी की पावर 24 बना देगा प्लस। अब इसमें जो टी की पावर 24 का निकालना है, 24 रिड्यूस हो जाएगा 24 से, क्योंकि बाहर टी की पावर 24 ही है। तो इसमें टी की पावर 0 का निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 1। मतलब फिर से आप चाहो तो 2r को इक्वेट करो, 2r को 0 के, तो r इज इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो 12c0, 12c0, ऑल दीज थ्री आर कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24। तो आंसर कितना आ गया भाई, 12c12 1 होता है, 12c0 1 होता है। तो यू गेट 2 प्लस 12c6। या तो इसी फॉर्म में छोड़ दोगे या 12c6 की भी वैल्यू निकाल लोगे। तो आंसर इसी फॉर्म में छोड़ा हुआ है, 2 प्लस 12c6, ऑप्शन डी। बट ये 1 है यहाँ पे, जो जेई में क्वेश्चन आया था यहाँ पे 1 था थर्ड फैक्टर में। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2013 एडवांस। 2013 एडवांस, इट सेज द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इनफैक्ट इसमें और कोई कोएफिशिएंट होगा भी नहीं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही होंगे। द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 5 आर इन द रेशियो ऑफ 5:10:14। तो अगर हम कहते हैं लेट्स से टी आर माइनस 1 और लेट्स से टी आर से स्टार्ट कर लेते हैं, टी आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेनी है मेरे को, टी आर, लेट इट बी टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, दीज आर 3 consecutive टर्म्स। लेट द 3 consecutive टर्म बी टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, दीज आर 3 consecutive टर्म। तो टी आर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम इंडेक्स n प्लस 5 है, मतलब होल पावर देखो, तो इट विल बी n प्लस 5 सी आर माइनस 1 इज टू n प्लस 5 सी आर इज टू n प्लस 5 सी आर प्लस 1। ये किसके इक्वल है, 5:10:14 के। हमारा एम है n निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूँ n प्लस 5 सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 5 सी आर इज इक्वल टू 5/10। n प्लस 5 सी आर माइनस 1 अपॉन n प्लस 5 सी आर इज इक्वल टू 5/10। और सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई n प्लस 5 सी आर डिवाइडेड बाय n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/14। हमने पहले दो का ले लिया कॉन्जिक्यूटिव और नेक्स्ट 2 का ले लिया, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है। एक को 5/10 के इक्वेट कर दिया, एक को 10/14 के इक्वेट कर दिया। अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले कुछ फॉर्मूले लिस्ट डाउन किए थे, उन फॉर्मूलेस का यूज करो। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। अपर इंडेक्स दोनों में सेम है, लोअर इंडेक्स में आपका एक का गैप है। हमने एक फॉर्मूला लिखा था एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, उसमें ऊपर वाला इंडेक्स एक ज़्यादा था, तब जो फॉर्मूला आया था वो रेसिप्रोकल फॉर्म में लगेगा। तो यहाँ पे हायर इंडेक्स आर है, तो आप इस पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इट विल बी इक्वल टू आर अपॉन n प्लस 5 माइनस आर प्लस 1, n प्लस 5 माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 1/2। तो इससे आपकी इक्वेशन बन रही है 2r इज इक्वल टू n
माइनस आर प्लस 6, दैट इज 3r इज इक्वल टू n प्लस 6। हमारा एम n पे है वैल्यू निकालना। सिमिलर मैनर में सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, इट विल बी r प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 माइनस r माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/14 और इनमें से 5/7। तो इट विल बी 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 5n माइनस 5r प्लस 25। तो इट इज 12r is equal to 5n plus 18। 12r is equal to 5n plus 18 और इधर आ रहा था आपका 3r is equal to n plus 6। तो अगर हम r एलिमिनेट करें then you can say 5n plus 18 is equal to 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4n plus 24। तो I'm getting n is equal to 24 minus 18 6। अगर मिस्टेक नहीं हुई है जल्दबाजी में, answer comes out to be n is equal to 6। n comes out to be 6 for this question. Now see this question, it is from JEE 2000. JEE 2000, for any positive integers m and n with n greater than equal to n, NCM का एक नोटेशन ये भी होता है। NCM को आप कई नोटेशन से लिख सकते हो। NCM कैन बी रिटन एज CNM, can also be written as ब्रैकेट में NM, ब्रैकेट में NM, ये NCM ही डिनोट करता है, NCR। तो इस नोटेशन के अंदर उसने एक आइडेंटिटी प्रूफ करने, दो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बोली हुई है। एक तो ये NCM प्लस n-1 CM प्लस n-2 CM अप टिल MCM। MCM किसके इक्वल है? n+1 CM प्लस 1। तो आप ध्यान से देखो, अभी जो मैं थोड़ी थ्योरी डिस्कस की थी उसमें ये प्रूव कर दिया था ऑलरेडी। एक रिजल्ट क्या था, RCR प्लस R+1 CR प्लस R+2 CR टिल NCR, तो वो था n+1 CR प्लस 1। ये हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट था। तो ये वाला पार्ट तो प्रूवन है, ये हमने प्रूव कर दिया। NCM प्लस n-1 CM प्लस n-2 CM टिल MCM इज n+1 CM। उसका प्रोसेस क्या था कि हम इस MCM को क्या लिख लेते थे, इस MCM को लिख लेते थे m+1 CM प्लस 1। और अब जब आप चेन बनाओगे m+1 CM प्लस 1 को जब उससे पहले वाले इंडेक्स से ऐड करोगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट से ऐड करोगे, वो था आपका m+1 CM। तो वो जब ऐड होंगे तो m+2 CM प्लस 1 बन जाएगा और वो पूरी चेन एंड NCM तक n+1 CM प्लस 1 ऐड होके आ जाएगी। अब उस पर बेस्ड आपको एक और आइडेंटिटी प्रूव करनी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड उससे। अब देखो ध्यान से, NCM में तो 1 मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 था लेकिन यहाँ पे 2 कर दिया गया, यहाँ पे 3 कर दिया गया और यहाँ पे आपने इसने n-n प्लस 1 कर दिया। और प्रूव करना है दिस इज n+2 CM प्लस 2। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली वही सीरीज है, एग्जैक्टली वही सीरीज है, बट साथ में एक AP और आ गई है 1 2 3 4 टिल सो एंड सो फॉर टिल n-n प्लस 1। तो क्या मैं, अगर मेरे को सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो सीरीज सेकंड प्रूव करने के लिए है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, NCM प्लस n-1 CM प्लस n-2 CM गोज ऑन टिल MCM प्लस n-1 CM प्लस n-2 CM goes on plus MCM plus n-2 CM plus n-3 CM goes on till MCM। देखो क्या से ग्रिड बनाया है मैंने। बेसिकली ये जो 2 टाइम्स ऑफ n-1 CM था, मैंने एक n-1 CM यहाँ डाल दिया और अगला प्लस n-1 CM यहाँ डाल दिया। तो अब अगर आप इसको वर्टिकल मैनर में एडअप करोगे, तो NCM एक बार आएगा, n-1 CM 2 बार आ जाएंगे, n-2 CM 3 बार ऐड होके 3 बार आ जाएगा, n-3 CM 4 बार आ जाएगा। और ऐसे करते करते जो MCM है, अगर आप ये देखो कि कितनी रोज हैं, अगर आप ऐसे रियलाइज करो कि ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ऐसे करते करते टोटल रोज n-1 m+1 रोज आ जाएंगी। तो MCM n-n प्लस 1 टाइम्स आ जाएगा।
ठीक है. नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट रो? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट रो? इट विल बी नथिंग बट n plus 1 c m plus 1. व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड रो? सेकंड रो सम आ जाएगा आपका, जो लास्ट इंडेक्स है वो n minus 1 है, तो उसमें एक ज्यादा, दैट इज n c m plus 1. थर्ड वाले में आ जाएगा आपका n minus 1 c m plus 1. ऐसे करते करते सेकंड लास्ट में आपका आ जाएगा m plus 2 c m plus 1. एंड ये वाला आप लिख सकते हो m plus 1 c m plus 1. मतलब वैसे तो चाहो तो इसको MCM भी लिख सकते हो, बट यू मे राइट इट एज m plus 1 c m plus 1. तो आपने रो वाइज, इनफैक्ट जब कॉलम वाइज ऐड करोगे तो रिक्वायर्ड सीरीज थी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, लेकिन इस तरह से रो वाइज जब एडिशन किया तो यू गेट दिस दिस दिस. और आप इसको भी ऐड कर दो. जब इनको ऐड कर दोगे तो आपको इस पूरे एलिमेंट्स का सबका सम आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है. अब इनको जब ऐड करोगे तो फिर से सेम फॉर्मूला लग गया. देखो ध्यान से, m plus 1 c m plus 1 plus m plus 2 c m plus 1 टिल n plus 1 c m plus 1. तो अब इसमें लोअर इंडेक्स सब में m plus 1 है, अपर इंडेक्स में m plus 1 से स्टार्ट होते हुए बढ़ते 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 n plus 1 तक गए हो. इन सब का सम यूजिंग द सेम रिजल्ट यू कैन से इट विल बी नथिंग बट, इनका सम विल बी n plus 2 c m plus 2. आपका ये इंडेक्स भी एक से बढ़ गया और ये इंडेक्स भी एक से बढ़ गया, एंड दैट प्रूव्स द रिजल्ट. तो हमने एक जो रिजल्ट पहले प्रूव किया था उसी को मेनी टाइम्स यूज करते हुए वी गेट द आंसर n plus 2 c m plus 2. Now you need to find the term independent of x in this expansion. This is from 2003 means, although ये पहले भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. Now अब एक्चुअली में ये जो टर्म इंडिपेंडेंट एक्स जिस एक्सपेंशन में निकालना है, जिस बाइनोमियल में निकालना है, वो अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पहले मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट कि आप डायरेक्टली इस पर जनरल टर्म लिखना शुरू कर दो, TR plus 1 लिखना शुरू कर दो. तो फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस, देन फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो यू मे कंसिडर ऊपर x plus 1 है, नीचे है x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x minus 1 अपॉन x minus x to the power हाफ की होल पावर 10. तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या आप इस x को ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं. और अब ये अगर ऊपर x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब से एक्सपैंड करोगे तो उसमें फैक्टर आएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 a प्लस b, a स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 2/3 माइनस ए बी हो जाएगा x की पावर 1/3 और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1. और ध्यान से देखो ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल आउट ही हो गया. माइनस सिमिलर लाइंस पे यू कंसीडर न्यूमरेटर वाला एक्स एज एक्स की पावर हाफ का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर. तो ऊपर दो फैक्टर बनेंगे आपके. दो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, इसमें दो फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स की पावर हाफ प्लस 1, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 और एक्स की पावर हाफ माइनस 1. और डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स की पावर हाफ जो है उसमें से x की पावर हाफ कॉमन ले लो. तो जब x की पावर हाफ कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा x की पावर हाफ माइनस 1. तो ये x की पावर हाफ माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गया, और जो नीचे x की पावर हाफ सिंगल बचा उसको आप दोनों टर्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो यू आर लेफ्ट विद माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ टू दी पावर 10 होल टू दी पावर 10. तो यार देखो कितना सिंपल रह गया ये. तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ गया x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ होल टू दी पावर 10. 1 गेट कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट अ सिंपल सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ टू दी पावर 10. तो कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस देखिए आप जरा कि जो ओरिजिनली बाइनोमियल दिया हुआ था उससे सिंप्लीफाइड वर्जन इज जस्ट दिस. और अब आप इसकी जनरल टर्म लिखिए टू गेट दी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो इसकी जनरल टर्म क्या आई, इसकी जनरल टर्म आएगी आपकी 10 CR x टू दी पावर 1/3 की पावर 10 माइनस आर, एक्स टू दी पावर 1/3 की पावर 10 माइनस आर माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ की पावर आर, माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ की पावर आर. और इसमें जो फाइनल एक्स की पावर आ रही है आपकी वो आ रही है 10 माइनस 3 10 माइनस r/3
माइनस आर बाई टू, जो हमारी फाइनल एक्स की पावर होती है एक्सप्रेशन जनरल टर्म में, उसको किसके इक्वेट करना होता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में जीरो के, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में इसको जीरो के इक्वेट कर देना होता है। गेट आर, आर आ रहा है आपका 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू जीरो, हेंस आई एम गेटिंग 20/5, 20/5 इज 4। तो फिफ्थ टर्म इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब आर टर्म, तो आर की वैल्यू 4 आई है, टर्म नंबर होता है tr+1, tr+1। तो फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अब उसने टर्म नंबर पूछा है कि टर्म की वैल्यू पूछी है, टर्म पूछी है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म की वैल्यू, टर्म नंबर नहीं पूछा, टर्म की वैल्यू। तो टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टर्म की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10c4 एंड माइनस 1 टू द पावर 4। तो 10c4 होता है आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 210। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 210, ऑप्शन सी। Now that is from 2001 JEE. In the binomial expansion of a minus b whole to the power n, the sum of the fifth and the sixth term is 0. Find the value of a by b. T5 और T6 का सम 0 दे रहा है एज पर क्वेश्चन इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b टू द पावर n। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी भाई, NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर माइनस b टू द पावर 4 NC4 a टू द पावर n माइनस 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस सिक्स टर्म हो जाएगी आपकी NC5 a टू द पावर n माइनस 5 माइनस b टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें निकालना था a बाई बी। NC4 क्या मैं a की पावर n माइनस 5 अलॉन्ग विद b की पावर 4 कॉमन ले लूँ, a की पावर n माइनस 5 अलॉन्ग विद b की पावर 4। तो a की पावर n माइनस 5 अगर बाहर जाएगा तो a बच जाएगा, b की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में गायब ही हो गया। और अगली वाली टर्म में हमारा लेट्स से b की पावर 4 कॉमन ले लो या माइनस b की पावर 4 कॉमन ले लो, तो माइनस b बच जाएगा और माइनस NC5b। देखो ये आएगा a की पावर n माइनस 5, a की जो दो पावर्स है, एक n माइनस 4 है और एक n माइनस 5, लोअर पावर कॉमन ले ली, a की पावर n माइनस 5। b की पावर 2 है, एक b की पावर 4 है, एक b की पावर 5 है, b की पावर 4 कॉमन ले ली। तो जिसमें a की पावर n माइनस 4 था वो a बच गया, और जिसमें b की पावर 5 था उसका b बच गया, बाकी सब कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। तो अजम्पशन पे कि दिस इज नॉन जीरो, तो ये हटा देते हैं। तो वी गेट a बाई बी एस, a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, NC5 बाय NC4, a अपॉन b इज कमिंग आउट टू बी, a बाई बी इज NC5 बाय NC4, उसमें फिर से फॉर्मूला लग गया n माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 5, r 5 है और नीचे वाला इंडेक्स एक कम है, NC5 बाय NC4 इज n माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 5। तो इट कम्स आउट टू बी n माइनस 4 by 5, n minus 4 by 5 is your option number B, n minus 4 by 5. Now that is from old J 1992. It says ये जो एक्सपेंशन है, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। और आप एक चीज रियलाइज करो कि इट इज सम ऑफ टू कॉन्जुगेट बाइनोमियल्स, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी होल पावर 5। तो ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी टू द पावर 5। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 एंड गोज ऑन। मतलब इसमें फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म तो डबल हो जाएंगी, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जाना कौन से इंडेक्स तक है, अब देखो दोनों में 6 टर्म्स होंगी, दोनों में 6 टर्म होंगी, तो 7 टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, 6 टर्म तो मैक्सिमम है, टर्म नंबर 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया, t1 प्लस t3 प्लस t5। अब लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम t1। अब t1 किसका लिखना है, पहली एक्सपेंशन का कि सेकंड एक्सपेंशन का, दोनों में से किसी का भी लिखो, तभी तो दोनों टर्म की फर्स्ट टर्म ऐड हुई है, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है फाइनली। तो फर्स्ट टर्म किसी की भी लिखो, तो 5c0 टर्म नंबर जो होता है, इंडेक्स जो होता है 5c के जो नीचे नंबर आएगा वो एक कम आता है, टर्म नंबर r+1 होता है, और जो फाइनली हम रिजल्ट लिखते हैं वो NCR से लिखते हैं फाइनली। तो 5c0 फिर x फर्स्ट टर्म की पावर तो आ जाएगा डिफरेंस 5, और स्क्वायर रूट वाले x³ - 1 की पावर आ जाएगा 0,
स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर में आ जाएगा 0 प्लस T3 बोलो 5C2 एक्स की पावर में आ जाएगा डिफरेंस और स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर में आ जाएगा 2, फिर 5C4 एक्स की पावर में आ जाएगा डिफरेंस और स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर में आ जाएगा 4। देखिए कितना बन गया, तो इट इज 2 टाइम 5C0 इज 1 एक्स की पावर 5, 5C2 इज 5 इंटू 4/2 एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट हट गया एक्स क्यूब माइनस 1, 5C4 इज 5 एक्स की पावर 1 स्क्वायर रूट की पावर 4, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का आ जाएगा स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, यस बिल्कुल ठीक है। ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन आ गया। और अब देखो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जितने स्क्वायर रूट वाले जिसमें स्क्वायर रूट था उनकी पावर इवन होने की वजह से फाइनली वी गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री बन रही है इसमें 5 बन रही है, इसमें 6 बन रही है और एक्स क्यूब का स्क्वायर 6 और बाहर एक एक्स भी है, तो 7 डिग्री पॉलिनोमियल है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 7 डिग्री। इनफैक्ट अगर आप एक चीज अगर यहाँ पे बीच में लेट्स से अगर यहाँ पे ऑपरेशन माइनस होता तो जो स्क्वायर रूट होते उनकी पावर में ऑड आते फाइनली उस केस में, और फिर वो स्क्वायर रूट नहीं रिमूव होते। इनफैक्ट दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर यहाँ पे बीच में ऑपरेशन माइनस होता तो वो पॉलिनोमियल आता ही ना। इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ 7 डिग्री। तो आंसर की आपका हो गया सी। आंसर की इज सी। ये आप खुद ट्राई कीजिए। इट इज फ्रॉम 2014 मेंस। 2014 मेंस का क्वेश्चन है ये वाला। ओके, इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इट सेज विच ऑफ द टू इज लार्जर, 99 की पर 50 प्लस 100 की पर 50 कंपेयर्ड विद 101 टू द पर 50 ऑफ द टू विच वन इज लार्जर। 99 की पर 50 और 100 पर 50 का सम और 101 की पर 50 में दोनों में से कौन सा लार्जर है पहले। इट इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मतलब ठीक है, तो आप एक काम करो कि अगर ए है हमारा 99 की पर 50 प्लस 100 की पर 50 और बी है हमारा 101 की पर 50, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग 99 की पर 50 विद प्लस 100 की पर 50 अलॉन्ग विद कंपेयर्ड विद 101 की पर 50, हम 99 और 101 दोनों को 100 के बेस में लिख लेते हैं। यू कैन राइट 100 माइनस 1 की पर 50 प्लस 100 की पर 50 टू बी कंपेयर्ड विद 100 प्लस 1 की पर 50। ओके, और अब आप इस टर्म को इस साइड पे ले आइए। मतलब कंपैरिजन मोड में आपको अगर इसको इससे कंपेयर करना है तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके भी कंपेयर कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दिस विद दिस कैन आई कंपेयर दिस माइनस दिस विद दिस। तो अभी भी साइंस की तो ही रहेगी। मतलब अगर आपने डिफरेंस लेके जो एक्सप्रेशन निकाला अगर वो हायर आ रहा है इससे तो इसका मतलब ये हायर होगा इससे फाइनली। तो बेसिकली अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ 100 प्लस 1 की पर 50 माइनस 100 माइनस 1 की पर 50 फाइनली। कॉन्जुगेट बाइनोमियल में आ गए, दो कॉन्जुगेट बाइनोमियल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ, अब की बार माइनस हो रहा है तो सेकंड टर्म बचेगी, फोर्थ टर्म बचेगी, सिक्स टर्म बचेगी। अब टिल कहाँ तक, टर्म नंबर 50 तक। टर्म नंबर 50 तक टोटल टर्म 51 होंगी दोनों में, तो 50th टर्म तक आएगी। इवन इंडिसेस वाली टर्म जाएंगी T2 T4 T6 T50। ठीक है, तो देखें क्या आ रहा है, डबल ऑफ सेकंड टर्म बोलो एक्सपेंशन की, तो इट इज 50C1 100 की पावर 49 100 की पावर 49 1 की पावर 1 प्लस फोर्थ टर्म आएगी आपकी 50C3 100 की पावर आ जाएगा आपका 47 100 की पावर 47 1 की पावर 3 and this continues। 50th term will be 50C49 100 की पावर 1 और 1 की पावर 49। ये अब यार देखो चला, इसमें अगर आप 2 को अंदर लेके जाओगे तो हमें पता है 50C1 50 होता है। 50C1 इज 50 इंटू 2 100 और एक साथ में 100 की पावर 49 भी है। तो जो पहली टर्म आ रही है वो आ गई 100 की पावर 50 और डबल ऑफ 50C3 100 की पावर 47 सो एंड सो फोर्थ टिल 50C49 100 की पावर 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सब ऐड हो रही है, टर्म सारी ऐड हो रही है और काफ़ी मैग्नीट्यूड में काफ़ी बड़ी वैल्यू है और उसका डबल और प्लस 100 की पावर 50। मतलब बेसिकली ये जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल है, 100 की पावर 50 प्लस अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो यू कैन से
this left hand side, that is 101 की per 50, subtraction with 99 की per 50 is very very higher than 100 की per 50. 101 की per 50 minus 99 की per 50 is much higher than 100 की per 50. Hence you can say अभी अगर इसको उधर ले जाओगे तो you can say 101 की per 50 is higher than 100 की per 50 plus 99 की per 50. Is that clear? तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. The value of this expansion is तो पहले एक्सपेंशन देखो क्या है. ये हमें पता है कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन इस टाइप की हुई NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² अप टिल NCn x टू द पावर n, अगर कोई एक्सपेंशन इस फॉर्म में है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं NC0 NC1, तो बाइनोमियल थ्योरम लगी हुई है. और साथ में लेट्स से एक में 1 था, फिर x था, फिर x² था, एक बाइनोमियल विद GP. तो इट इज़ नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n की एक्सपेंशन है. तो आपको ये बिल्कुल दोनों तरफ से आना चाहिए, मतलब इसको एक्सपैंड करना, और अगर कोई एक्सपेंशन इस फॉर्म में आ गई तो इसको कॉम्पैक्ट करना 1 प्लस x की पावर n. मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हो. अगर ये अल्टरनेट मैनर में होती, यहाँ पे प्लस होता, मतलब पहली प्लस होती, फिर माइनस होती, फिर प्लस होती, फिर माइनस होती, तो यहाँ पे माइनस आ जाता. 1 माइनस x की पावर n की एक्सपेंशन होती. मतलब अगर आपके पास यहाँ पे माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता, यहाँ पे माइनस आ जाता अगर अल्टरनेट होती तो. नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट देखते हैं इस एक्सपेंशन पूछी क्या है. समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 टू द पावर r NCR. आप एक काम करो, ये न्यूमरेटर में दो टर्म्स है ना, 1 प्लस r log 10, इसको 1 के नीचे लग ले जाओ, इसके नीचे लग ले जाओ, तो मतलब बेसिकली आ जाएगा 1 अपॉन, इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस log 10 की पावर n की होल पावर r प्लस समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 टू द पावर r NCR r log 10 divided by 1 plus log 10 to the power n to the power r. तो when you realize this कि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, r को 0 से लेकर n तक वेरी कराओगे, तो पहला आएगा माइनस 1 की पावर 0 प्लस माइनस 1 की पावर 0 1 होता है, फिर आएगा NC0, मतलब ये आ जाएगा NC0. ये देखो ध्यान से, इसमें मतलब इस r को छोड़ दें अगर हम, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिंग कांस्टेंट है. मतलब ये जो चेंज हो रहा है ना r, इसमें r है कहाँ, r तो सिर्फ r में है. तो ये किस्म से x का रोल प्ले कर रहा है. x मतलब आप चाहो तो इसको x डाल भी दो, आप थोड़ी देर के लिए इसको x ले लो, मान लो यू मे कंसिडर दिस 1 बाय 1 प्लस log 10 टू द पावर n को x मान लिया. तो जब आप इसकी एक्सपेंशन लिखोगे, जब इसको एक्सपैंड करोगे, तो ये ऐसे आ जाएगा NC0 पहली टर्म, r जब 0 लोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये पार भी 0 से रेज होकर 1 हो जाएगा, तो NC0 आ जाएगा. अगला आ जाएगा माइनस NC1x, फिर उसके अगला आ जाएगा NC2x², और क्या लास्ट तक जा रहा है, r 0 से लेकर n तक जा रहा है, तो लास्ट आ जाएगा माइनस 1 की पावर n NCn x की पावर n. तो दिस इज नथिंग बट सेम एक्सपेंशन बट अल्टरनेटिंग मैनर में है, और x की वैल्यू ये रिप्लेस करनी है, x की वैल्यू ये डालनी है. तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस log 10 टू द पावर n होल टू द पावर मैक्सिमम इंडेक्स, दैट इज n. इसकी एक्सपेंशन. सिमिलर लाइंस पे अब इसको देखना है कि क्या सिनेरियो है आपका. यहाँ पे आप क्लियरली log 10 को आप बाहर कर सकते हो. log 10 एक कांस्टेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ r. ओके, बाकी जहाँ पे आ रहा है उनको तो आपको अंदर ही रखना पड़ेगा. तो ये अभी अंदर ही रहेगा, ये भी अंदर ही रहेगा, ये r भी अंदर रहेगा, ये भी अंदर रहेगा. अब क्या मैं, अच्छा मुझे पता है r अगर 0 से वेरी कर रहा है, तो अगर यहाँ पे पहली टर्म देखें कि इसकी r0 पे पहली टर्म आ रही क्या है, कैसे तो 0 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे r मल्टीप्लाइड है. तो जब r0 डालोगे तो 0 हो जाएगा. तो पहली टर्म का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. मतलब जब हम सम करते हैं जिसमें अगर बाई चांस कोई टर्म 0 है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो क्या मैं इसको 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ? इसको मैं 1 से स्टार्ट कर दूँगा. ठीक है. अगर आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, कि इसी कॉन्सेप्ट से जाना है, तो मेन चीज़ है कि आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट होने चाहिए, मे बी ऑल सारे पॉजिटिव या अल्टरनेटिव मैनर में, और साथ में एक जीपी होनी चाहिए. तब वो बाइनोमियल थ्योरम बन जाती है, वो किसी की एक्सपेंशन बन जाती है. यहाँ पे जीपी है नो डाउट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है अल्टरनेटिंग मैनर में, लेकिन एक एपी का फैक्टर भी है ये आर का. तो आप क्या इस आर को
कोई हमारे पास जो थ्योरी में रिजल्ट्स हैं उस आर को एलिमिनेट कर सकते हो। तो हम एन सी आर और आर का प्रोडक्ट एक रिजल्ट लिखा था, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। उस लाइन्स पे आर इंटू एन सी आर को लिख सकते हो एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एन सी आर का लिखा था एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो आर इंटू एन सी आर को लिख सकते हो एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। उस लाइन्स पे सोचते हुए मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, प्लस समीशन आर वेरिंग फ्रॉम वन टू एन माइनस वन टू द पावर आर। तो जब आर इंटू एन सी आर को आप इससे रिप्लेस कर दो तो एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू आपके पास रह जाएगा लॉग 10 भी आप चाहे बाहर कर दो, लॉग 10 भी बाहर कर दो, लॉग 10 भी बाहर कर दिया, एक एन भी बाहर कर दिया, और अंदर रह गया वन बाय इनफैक्ट सिंपली एक्स की पावर आर, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने वन बाय वन प्लस लॉग 10 की पावर एन को एक्स लिया हुआ है, तो एक्स की पावर आर। तो क्या ये एग्जैक्टली वही एक्सपेंशन हो गई? अभी नहीं हुई। मतलब यहाँ पे इंडिसेस जो हैं, जो मैक्सिमम इंडेक्स एन माइनस वन है और ये आर माइनस वन, तो एक्स की पावर में आर माइनस वन होना चाहिए यहाँ पे, एक्स की पावर में आर माइनस वन और माइनस वन की पावर में भी आर माइनस वन होना चाहिए। तो कोई नहीं, एक एक फैक्टर कॉमन कर देते हैं। मतलब बेसिकली इसका माइनस वन एक बाहर ले आता हूँ मैं, मतलब मैं इस प्लस ऑपरेशन की जगह माइनस कर देता हूँ और इसको एक से रिड्यूस कर देता हूँ। एक ही बात है ना, माइनस वन की पावर आर इंटू माइनस वन, माइनस मैंने बाहर कर दिया। सिमिलरली एक्स की पावर आर में लिख लिया एक्स की पावर आर माइनस वन इंटू एक्स, और उस एक्स को मैंने एक जो चीज़ आर पे बेस्ड डिपेंडेंट है वो तो रखो अंदर, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, बाकी बाहर कर दो। तो एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया। ओके, अब ध्यान से देखना जो करने वाला हूँ। ये जो एक्सपेंशन है यूजिंग द सेम रिजल्ट, ये एक्चुअल में किस बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन हो गई? ये एक्सपेंशन हो गई आपकी वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो आपका बन गया, ये आपका आ गया था वन माइनस वन बाय वन प्लस लॉग 10 टू दी पावर एन की होल पावर एन माइनस एक्स इंटू लॉग 10 टू दी पावर एन भी लिख सकता हूँ क्या मैं? ये जो लॉग 10 और एन बाहर मल्टीप्लाइड थे तो मैंने एन को 10 की पावर में ले गया हूँ, लॉग 10 टू दी पावर एन, और साथ में आ गया आपका वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक, तो ये अगर आप x की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो वन, इनफैक्ट यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया log 10 टू दी पावर एन बाय वन प्लस log 10 टू दी पावर एन की होल पावर एन माइनस x की वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर देते तो ये हो गया log 10 टू दी पावर एन बाय वन प्लस log 10 टू दी पावर एन, log 10 टू दी पावर एन जो हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आया था इनिशियल स्टेज पे, एक x हमने फोर्स बाहर लिया ताकि हम उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बना पाए, और वो x की वैल्यू में डाल दी वन बाय वन प्लस log 10 टू दी पावर एन, और ये क्या आ रहा है वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स जब करोगे तो ये log 10 टू दी पावर एन अपॉन वन प्लस log 10 टू दी पावर एन ही हो जाएगा, log 10 टू दी पावर एन अपॉन वन प्लस log 10 टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन माइनस वन। बाई चांस जो बाहर फैक्टर कॉमन आया वो एग्जैक्टली वही ब्रैकेट के अंदर जो है वही है, और ये दोनों मर्ज होकर वापस पावर एन कर देंगे, ये भी पावर एन है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट जीरो, यू गेट जीरो। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज जीरो। बट एक्चुअली में इसमें कोई स्पेशल सीरीज नहीं लगी, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लगी, एक बारी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मैनर में, एक इनडायरेक्ट मैनर में जिसमें हमने पहले जो एक आर चेंजिंग फैक्टर था उसको इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमने रिमूव किया और उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, तो हेंस आंसर विल बी जीरो। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो।